गुड आफ्टरनून। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर्स। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है, समझ लीजिए आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उनको हम कब कहेंगे कि वो इक्वल है? जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी। अब क्या होता है कि वेक्टर्स का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता, तो अगर आप किसी वेक्टर को डिस्प्लेस करें उसी के पैरेलल तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अगर आप यहाँ बी वेक्टर को शिफ्ट करें इसी के पैरेलल, तो एक मोमेंट में क्या होगा कि जो ये क्यू पॉइंट है वो ओ के साथ कोइंसाइड करेगा और ये जो एस पॉइंट है वो पी पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में ये जो दो वेक्टर्स है वो इक्वल है क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि यहाँ जो दो लाइन सेगमेंट्स है उनका लेंथ सेम है तो हम कह सकते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब ये दूसरे केस को ले लीजिए, यहाँ दो वेक्टर्स हैं, यहाँ उनके लाइन सेगमेंट्स का जो लेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ क्यू पॉइंट को शिफ्ट करें पैरेलल टू इटसेल्फ तो ये O के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा और S P के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, तो इस केस में A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल नहीं है। अब बात आ जाती है कि हम जब एक वेक्टर को किसी भी एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। समझ लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है A वेक्टर और उसको आपने एक पॉजिटिव कांस्टेंट लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा के फैक्टर से चेंज हो जाएगा, पर उसका डायरेक्शन सेम रहेगा क्योंकि यहाँ लैम्डा पॉजिटिव है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको आपने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया 2, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ ए होगा और उसका डायरेक्शन सेम रहेगा 2a। पर अगर आप किसी वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा माइनस लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ये मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, और जो आपका डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर का वो ऑपोजिट होगा ए वेक्टर के, क्योंकि यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। जैसे ये इस केस में जो पहले हमने लिया था, यहाँ हमारे पास ए वेक्टर है, इसको हमने एक स्केलर कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स ऑफ ए होगा, पर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसे आपने एक नेगेटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑपोजिट होगा ए वेक्टर के, और जो डायरेक्शन होगा वो भी ऑपोजिट होगा ए वेक्टर के। इसका एक एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है और उसको आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात आ जाती है कि नल वेक्टर क्या होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ज़ीरो वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं, और नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नल वेक्टर।
अब नल वेक्टर से हम फिजिकली क्या समझ सकते हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ O इज द ओरिजिन, किसी भी एक टाइम t पे एक ऑब्जेक्ट p पॉइंट पे है और नेक्स्ट टाइम t डैश पे उसकी जो पोजीशन होती है वो हो जाती है p डैश। यहाँ r वेक्टर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है एट पॉइंट p, और r प्राइम वेक्टर पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट p प्राइम। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी टाइम t पे पोजीशन p पे है और वो p प्राइम पे मूव करता है, फिर वापस वो p पे आ जाता है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा p डैश वो होगा 0 और नल वेक्टर। तो हमने इस वीडियो में देखा कि वेक्टर्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, दो वेक्टर को हम इक्वल कब कह सकते हैं, क्या होता है जब हम एक वेक्टर को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और नल वेक्टर क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।